नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी बिहार से संबंधित परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, खासकर बीपीएससी से संबंधित 71वीं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज के तहत हम लोग प्रतियोगिता दर्पण की जनवरी से लेकर सितंबर तक के सभी मंथली मैगजीन को एक एक करके कवर करेंगे और इसी के तहत आज हम लोग इस सीरीज के पहले वीडियो में कवर करने जा रहे हैं जनवरी 2025 के प्रतियोगिता दर्पण। और इसके तहत हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, नई नियुक्तियों से संबंधित, पुरस्कार सम्मान तथा खेलकूद से संबंधित 200 एमसीक्यू कवर करेंगे और वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के लिए भारत और चीन के बीच समझौते की घोषणा किसने की? विक्रम मिश्री, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी या वांग ई? तो सही उत्तर है दोस्तों विक्रम मिश्री ने। आप सभी को पता ही होगा कि गलवान में 2020 में अप्रैल में कौन सी घटना हुई थी। भारत चीन के बीच सीमा पर अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के समझौते की घोषणा 21 अक्टूबर 2024 को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने की थी। सीमा पर समझौते के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच 23 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान में द्विपक्षीय वार्ता भी संपन्न हुई। दीपावली 2024 के अवसर पर पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के सैन्य प्रतिनिधियों ने हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में मिठाई का आदान प्रदान भी किया, जो सीमा पर तनाव कम करने का प्रतीक था। अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के समझौते के तहत भारत और चीन ने यह तय किया है कि पेट्रोलिंग टीमों में अधिकतम 15-15 सैनिक होंगे। दीपावली 2024 पर भारत चीन के अधिकारियों ने 5 बीएमपी बिंदुओं अरुणाचल प्रदेश में बुमला और वाचा किबिथु, लद्दाख में चुशुल मोल्दो और दौलत बेग ओल्डी तथा सिक्किम में नाथुला पर मिठाई और शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अक्टूबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहां हुई? तो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में समझा, रूस के कजान शहर में। 23 अक्टूबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपावली 2024 पर भारत चीन के सैन्य प्रतिनिधियों ने पूर्वी लद्दाख के किस क्षेत्र में मिठाई का आदान प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा, हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टकराव समाप्त करने के समझौते के तहत भारत और चीन ने अपनी पेट्रोलिंग टीमों में अधिकतम कितने सैनिक रखने का निर्णय लिया है? तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना होगा तो इसका प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15-15। नेक्स्ट, भारत चीन सीमा पर मिठाई का आदान प्रदान किन 5 प्रमुख सीमा कार्मिक बैठक बिंदुओं पर किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बुमला, डेमचौक, किबुथु, चुशुल मोल्दो और कोंगकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नवंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किस विषय पर सरकार के अधिकार की सीमा रेखा तय की? ऑप्शन है आपके सामने, निजी संपत्ति का अधिग्रहण, भूमि सुधार का कानून, कराधान नीति या सार्वजनिक ऋण प्रबंधन? तो सही उत्तर है दोस्तों निजी संपत्ति का अधिग्रहण। एक बार हम लोग एक्सप्लेनेशन में इसको समझते हैं, क्या है ये मामला। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2024 के फैसले में स्पष्ट किया कि सभी निजी संपत्तियों को सार्वजनिक भलाई के लिए राज्य अधिग्रहित नहीं कर सकता, लेकिन कुछ विशेष मामलों में ही अधिग्रहण संभव है। संविधान पीठ ने 7-2 के बहुमत से यह निर्णय दिया, यानी बहुमत के निर्णय के पक्ष में 7 न्यायाधीश और विपक्ष में 2 न्यायाधीश रहे। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने आंशिक सहमति जताई, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने पूर्ण असहमति व्यक्त की। 1977 में दिए गए इस मामले में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने अल्पमत निर्णय में कहा था कि राज्य को जनहित में सभी निजी संपत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 9 न्यायाधीशों की पीठ में 7 ने बहुमत में निर्णय दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने आंशिक सहमति जताई और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने पूर्ण असहमति व्यक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का फैसला किस अनुपात में आया? 8-1, 6-3, 7-2 या 5-4?
तो सही उत्तर है दोस्तों 7-2 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में 1977 में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा था कि अनुच्छेद 39B के तहत राज्य को सभी निजी संपत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार बनाम रंगनाथ रेड्डी मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान अंगीकरण के 75 वर्ष पूर्व होने पर संसद में आयोजित हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला? तो सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 26 नवंबर 2024 को संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और उपराष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक और भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों 75 वर्ष पूर्व होने पर वर्ष भर के समारोह को 4 स्तंभों पर केंद्रित किया गया है। कौन कौन से हैं ये स्तंभ? तो संविधान की प्रस्तावना, अपने संविधान को जानो, संविधान का निर्माण और संविधान की महिमा का उत्सव। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श मिलकर एक ऐसा समाज बनाते हैं जिसमें प्रत्येक नागरिक को प्रगति और योगदान का अवसर मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। संविधान अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ पर जारी की गई पुस्तकों में से एक का शीर्षक क्या था? तो भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष भर चलने वाले स्मारक समारोह की गतिविधियां किन 4 स्तंभों पर आधारित होंगी? तो यह है संविधान की प्रस्तावना, अपने संविधान को जाने, संविधान का निर्माण और संविधान की महिमा का उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित किन आदर्शों को एक दूसरे के पूरक बताया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण कब किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 12 नवंबर 2024 को। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। DRDO ने 12 नवंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया। यह मिसाइल जमीन या फ्रंटलाइन जहाजों से दागी जा सकती है और 1000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। LRLACM वास्तव में निर्भय क्रूज मिसाइल का लंबी दूरी वाला संस्करण है जिसका पहला परीक्षण 2013 में किया गया था। इस परियोजना में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद स्थित और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो बेंगलुरु में स्थित है ने DRDO का साथ दिया। LRLACM का विकास DRDO की वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु ने अपने अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर किया है। तो इस सारे एक्सप्लेनेशन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। LRLACM की मारक क्षमता कितनी है? 500 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, LRLACM किस पूर्ववर्ती स्वदेशी मिसाइल का लंबी दूरी वाला संस्करण है? तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा निर्भय क्रूज मिसाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, LRLACM की विकास में DRDO के अलावा किन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने भागीदारी की? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु की संस्थाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 16 नवंबर 2024 को। इसके बारे में जान लेते हैं। देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल DRDO ने 16 नवंबर 2024 को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से यह परीक्षण किया। यह मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न प्रकार के विस्फोटक सामग्री ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलती है। यह मिसाइल जमीन, पानी और हवा से लॉन्च हो सकती है और लॉन्च के बाद लक्ष्य को बदला भी जा सकता है। हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स और अन्य DRDO प्रयोगशालाओं में इसे उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? तो अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखा 1500 किलोमीटर या से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल की गति ध्वनि की तुलना में कितनी है? तो 5 गुनी है।
देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल की विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, लॉन्च के बाद इसके लक्ष्य को भी बदला जा सकता है। तो काफी विशेष प्रकार की यह हाइपरसोनिक मिसाइल डीआरडीओ ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली हाइपरसोनिक को विकसित करने में मुख्य रूप से कौन सा कॉम्प्लेक्स शामिल रहा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नवंबर 2024 को डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई स्वदेशी निर्मित गाइडेड पिनाक शस्त्र प्रणाली की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी अधिकतम मारक क्षमता 75 किलोमीटर या उससे अधिक है। एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, स्वदेशी निर्मित गाइडेड पिनाक शस्त्र प्रणाली का। तो गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम एक उन्नत मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जिससे डीआरडीओ और उसकी सहयोगी प्रयोगशालाओं ने विकसित किया है। इसका ताजा परीक्षण 14 नवंबर 2024 को विभिन्न फील्ड फायरिंग रेंज से किया गया, जिसमें 44 सेकेंड में 12 रॉकेट अलग अलग लक्ष्यों पर दागे गए। यह प्रणाली 75 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तक सटीक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसके निर्माण में सोलर इंडस्ट्रीज, एल&टी, टाटा एडवांस सिस्टम, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल है। इस प्रणाली के शामिल होने से भारतीय सेना की आर्टिलरी की मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम एक बार में कितने रॉकेट दागने में सक्षम है? तो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा, एक बार में 12 रॉकेट दागने में सक्षम है। निम्न में से कौन सा देश पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए पहला ऑर्डर दे चुका है? तो दूसरे देशों से इसका ऑर्डर भी आ चुका है, तो वह देश है अर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में सर्वाधिक संस्थान किस देश के शामिल हुए हैं और संख्या कितनी है? चीन 135, भारत 162, जापान 115 या सिंगापुर 98। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत के 162 संस्थान शामिल हुए। देखते हैं क्यूएस एशिया रैंकिंग। तो लंदन स्थित क्यूएस ने 6 नवंबर 2024 को क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 जारी की। इस बार 25 देशों के 984 विश्वविद्यालय एवं संस्थान शामिल हुए, जो पिछले साल से 127 अधिक है। इस बार भारत के सबसे अधिक 162 संस्थानों को रैंकिंग में स्थान मिला, जबकि चीन के 135 और जापान के 115 संस्थान सूची में शामिल है। भारत के शीर्ष प्रदर्शन में आईआईटी दिल्ली इसे 44वां स्थान और आईआईटी बॉम्बे इसे 48वां स्थान मिला है, जो शीर्ष 50 में शामिल ये दो भारतीय संस्थान हैं। जबकि आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में शामिल है। रैंकिंग 11 मानकों पर आधारित है, जैसे इंटरनेशनल फैकल्टी, पीएचडी स्टाफ, फैकल्टी स्टूडेंट अनुपात, शैक्षणिक प्रतिष्ठान और नियोक्ता प्रतिष्ठान आदि जैसे 11 मानकों पर यह रैंकिंग तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो इसका सही है उत्तर दोस्तों, पेकिंग यूनिवर्सिटी। यहां पे देख सकते हैं आपको एशिया के टॉप 10 विश्वविद्यालय और भारत के टॉप 10 इस रैंकिंग में शामिल किए गए संस्थान का नाम है। तो चीन की जो यूनिवर्सिटी है पेकिंग यूनिवर्सिटी, उसे नंबर 1 रैंकिंग दिया गया। दूसरे नंबर पर हांगकांग यूनिवर्सिटी और तीसरे नंबर पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और इधर भारतीय संस्थानों का देखा जाए तो एशिया में जो रैंकिंग है वो 44वें नंबर पर है आईआईटी दिल्ली, फिर 48वें नंबर पर आईआईटी बॉम्बे, फिर 56 नंबर पर आईआईटी मद्रास, फिर 60 नंबर पर आईआईटी खड़गपुर और 62वें नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो ये दोस्तों एशिया में भी हम लोग टॉप 10 में हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, एशिया में भी 44वें नंबर पर हमारी रैंकिंग है, तो जो इसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय संस्थान क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में के शीर्ष 50 में शामिल है? तो आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को नवंबर 2025 में औपचारिक रूप से देश का 56वां तथा राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो यह है छत्तीसगढ़ में स्थित। एक बार देखते हैं गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को। तो छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को नवंबर 2024 में औपचारिक रूप से देश का 56वां तथा राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह देश का 56वां है दोस्तों, ठीक है। इसकी अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसी ने अक्टूबर 2021 में दी थी। यह 2829.38
यानी 2829.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें 2049.2 वर्ग किलोमीटर कोर टाइगर हैबिटेट और 780.15 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र शामिल है। आकार के अनुसार नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का और असम का मानस के बाद यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के रूप में गुरु घासीदास तोमर पिंगला के आगे कौन से टाइगर रिजर्व आते हैं? तो पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश का श्री नागार्जुन सागर श्रीशैलम और असम का मानस, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें महायुति गठबंधन ने जीती? ऑप्शन है 234, 132, 288 या 50। तो सही उत्तर है दोस्तों 234। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं महाराष्ट्र विधानसभा में दलगत स्थिति, कुल सीटें हैं 288 कुल सीटें थी, और महायुति जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की रांकपा, ये तीनों शामिल थी, और कुछ अन्य दल भी थे छोटे मोटे, तो उनको मिलाकर भाजपा ने जहां 132, शिंदे की शिवसेना ने 57 और अजीत पवार की राकपा ने 41 सीटें सहित कुल 234 सीटें प्राप्त की। तो वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन जिसमें शिवसेना, उद्धव, कांग्रेस, राकपा, शरद, सपा और निर्दलीय को लेके इनको टोटल 50 सीटें ही मिल पाई। ठीक है, तो बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने नई सरकार बनाई। नवंबर 2022 में वही सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी गुट का नेतृत्व किसने किया? तो एनसीपी गुट का नेतृत्व अजीत पवार ने किया। यहाँ पे आप तो देख सकते हैं 2019 में सीटों की स्थिति क्या थी, 2024 में सीटों की स्थिति क्या थी, किसको कितने परसेंटेज सीट मिले, आप इसे थोड़ी देर रोको, आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत लगभग कितना था? तो लगभग 66% मतदान हुआ। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद गठबंधन को कुल कितने सीटें मिली? 56, 50, 60 या 48? तो सही उत्तर है दोस्तों 56। महागठबंधन को 56 सीटें मिली, जिसमें झामुमो को 34, कांग्रेस को 16, राजद को 4 और सीपीआई एमएल को 2 सीटें मिले। वहीं एनडीए की भाजपा समर्थित, भाजपा के लीड करने वाली एनडीए को टोटल 24 सीट मिली, जिसमें 21 भाजपा को, जनता दल यूनाइटेड को 1, आजसू को 1 और एलजेपी आरबी को 1 सीटें मिली। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी 1 सीट मिली। कुल 81 सीटें झारखंड विधानसभा में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 में और 2024 में क्या सीटें और कितने सीट किनको मिले। आगे बढ़ते हैं, वही चीजें यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के इतिहास में 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वह बन गए हैं हेमंत सोरेन, और इस बार भी वही मुख्यमंत्री की शपथ ली है। आगे बढ़ते हैं। 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव में आदिवासी आरक्षित 28 सीटों में से भाजपा को कितने सीटें मिली? तो भाजपा को मात्र 1 सीटें मिल पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री आयुर्वेद प्लस BA MS संयुक्त कोर्स की कुल अवधि कितनी होगी? तो ये अवधि होगी 7.5 वर्ष। यहाँ पर देखते हैं 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए प्री आयुर्वेदिक प्लस BA MS कोर्स की सुविधा सरकार ने लॉन्च की है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग यानी NCISM ने 10वीं पास विद्यार्थियों को भी आयुर्वेद में स्नातक यानी BA MS में प्रवेश की अनुमति दी है। यह नया कोर्स 7.5 वर्ष का होगा, जिसमें 2 वर्ष प्री आयुर्वेदिक और 4.5 वर्ष BA MS के साथ 1 वर्ष का अनिवार्य इंटर्नशिप शामिल है। प्री आयुर्वेद में संस्कृत और आयुर्वेद संबंधी आधारभूत विषय पढ़ाए जाएंगे। इस कोर्स के लिए विशेष आयुर्वेद गुरुकुलम स्थापित होंगे, जिसमें छात्रावास अनिवार्य होगा और एक संलग्न आयुर्वेद अस्पताल भी होगा। प्रवेश जो होगा वह NET UG के जरिए होगा। न्यूनतम आयु 15 वर्ष होगी और जो पहला सत्र शुरू होगा वो 25-26 से शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी से संबंधित प्रश्न है, प्री आयुर्वेद कोर्स में मुख्यतः कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा? तो सही उत्तर है दोस्तों संस्कृत और आयुर्वेद से संबंधित विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद गुरुकुलम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो आपने एक्सप्लेनेशन अगर सही से सुना होगा तो इसका आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं 15 वर्ष। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो ने पहली बार अमेरिकी निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स, आपको पता ही होगा कि एलन मस्क की यह कंपनी है, स्पेस एक्स के साथ अनुबंध कर अपने कितने वजन वाले संचार उपग्रह GSAT-N2
का प्रक्षेपण कराया? 4000 किलोग्राम, 4700 किलोग्राम, 5000 किलोग्राम या 3500 किलोग्राम? तो सही उत्तर है दोस्तों 4700 किलोग्राम। एक बार इसको इसरो स्पेस जीसैट N2 लॉन्च के बारे में देखते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। इसरो ने पहली बार अमेरिकी निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स, तो किसकी है ये? तो एलन मस्क की कंपनी है, के साथ अनुबंध कर अपने 4700 किलोग्राम वजनी संचार उपग्रह जीसैट N2, जिसे जीसैट 20 भी कहा जाता है, का प्रक्षेपण कराया। 19 नवंबर 2024 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से केप कनावेरल फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ। 34 मिनट में इसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया और बाद में इसरो ने हसन, जो कर्नाटक में स्थित मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी से भू स्थितिक कक्षा, जो कि 36,000 किलोमीटर का होता है, वहां में भेजा गया। यह 14 वर्ष तक अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और अन्य दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट देगा। इसमें 32 यूजर बीम है, जिसमें 8 नैनो स्पॉट बीम्स पूर्वोत्तर के लिए और 24 वाइस स्पॉट बीम्स शेष भारत के लिए है। इससे पहले भारी उपग्रहों के लिए इसरो यूरोप की एरियन स्पेस कंपनी पर निर्भर था। पहली बार इसने स्पेस एक्स के साथ यह अनुबंध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। जीसैट N2 में कुल कितने यूजर्स बीम है? तो अभी हमने देखा 32 यूजर बीम है। अगला प्रश्न, इसरो ने पहली बार किस निजी कंपनी से अपने उपग्रह का प्रक्षेपण कराया है? तो स्पेस एक्स है। नेक्स्ट, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 कहां आयोजन हुआ? नई दिल्ली, मुंबई, गोवा, जयपुर? तो यह गोवा में हुआ। कब से कब हुआ? तो 20 से 28 नवंबर के बीच। कहां? तो गोवा में। और लगातार 21वां वर्ष है जब गोवा में हो। तो आप जब भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की बात आए तो आप गोवा ही मारिएगा। उद्घाटन स्थल कहां था जी? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पणजी में। थीम क्या था? तो यंग फिल्म मेकर्स, द फ्यूचर इज नाउ। फोकस कंट्री कौन था? ऑस्ट्रेलिया। उद्घाटन फिल्म किससे हुई? तो ऑस्ट्रेलिया की माइकल ग्रेसी की फिल्म बेटर मैन के साथ हुई। समापन फिल्म किससे हुई? तो चेक गणराज्य के बोहदान सलामा की फिल्म ड्राई सीजन के साथ हुई। जूरी के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के आशुतोष गोवारिकर थे। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार किसे दिया गया भाई? तो मराठी के निर्देशक है निपुण अविनाश, उनका जो OTT था लंपन, उन्हें दिया गया। अब एक यहाँ पे अब जो पुरस्कार दिए गए हैं वो भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मयूर पुरस्कार किसे दिया गया? तो लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिक को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का रजत मयूर पुरस्कार किसे दिया गया? तो रोमानिया की मूवी बोगदान मोरेसुन की जो मूवी है द न्यू ईयर दैट नेवर केम को के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो फ्रांस के अभिनेता जो हॉली काउ के अभिनेता है क्लेमेंट फेब्रियू को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का संयुक्त पुरस्कार लिथुआनिया की जो 2 एक्ट्रेस है टॉक्सिक मूवी के लिए वेस्टा माटुलिटे और ईवा रुपेइकाइटे को दिया गया। जूरी विशेष पुरस्कार किसे मिला? तो फ्रांस के हॉली काउ मूवी के लुइस कैरवोइजर को दिया गया। तो वहीं सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म अंतरराष्ट्रीय का पुरस्कार अमेरिका के सारा फिनलैंड के फिल्मचर टॉच को दिया गया। ICFT यूनेस्को गांधी पदक किसे दिया गया भाई? तो लेवान अकीन की क्रॉसिंग को दिया गया, जो कि स्वीडन के हैं। सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक भारतीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया भाई? तो नवजोत बांदी बाडेरकर को दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? ऑस्ट्रेलिया के फिलिप नोयस को दिया गया। और अंत में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो भारत के विक्रांत मेसी को दिया गया। अब एक एक करके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट MCQ को देखते हैं। IFFI अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 की उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? तो ड्राई सीजन थी, सॉरी बेटर मैन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55वें IFFI का फोकस कंट्री कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। स्वर्ण मयूर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया भाई? तो हमने अभी देखा लिस्ट में टॉक्सिक को दिया गया। IFFI 2024 की समापन फिल्म कौन सी थी? तो ड्राई सीजन थी। नेक्स्ट, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो यह फिलिप नोयस को दिया गया। ICFT यूनेस्को गांधी पदक विजेता फिल्म कौन सी है? तो यह है क्रॉसिंग। सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक भारतीय फीचर फिल्म 2024 किसे प्रदान किया गया? तो यह दिया गया नवजोत बांदी बाडेरकर को। नेक्स्ट है
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रजत मयूर पुरस्कार किसे दिया गया? तो क्लेमेंट फेडियू को दिया गया, फ्रांस के अभिनेता क्लेमेंट फेडियू को। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर का पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो लंपन को दिया गया और यह मराठी ओटीटी पुरस्कार है, मराठी भाषा में दिया गया है ओटीटी का ये वेब सीरीज था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 10वें राष्ट्रपति है। कौन से राष्ट्रपति है भाई? तो 47वें राष्ट्रपति है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कुल 538 निर्वाचक मंडल सदस्य होते हैं, जिसमें 270 मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। 2024 के चुनाव में ट्रंप ने 31 राज्यों से 312 इलेक्टोरल वोट मिले, जबकि प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को 226 वोट ही मिले। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुनः चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया था, जिसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपना उम्मीदवार बनाया। तो पहले कौन थे? जो बाइडेन, वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनके स्थान पर कमला हैरिस जो थी वो डेमोक्रेटिक की उम्मीदवार थी और रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली। 1892 में ग्रोवर क्लीवेलैंड चुनाव हारने के 4 वर्ष बाद फिर से राष्ट्रपति बने थे और 132 वर्ष बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह इतिहास दोहराया। आपको पता ही होगा 16 में डोनाल्ड ट्रंप जीते थे और 4 वर्ष बाद 20 में वो हार गए और फिर इस बार फिर से वह दूसरी बार चुनाव जीते हैं। और अमेरिका में यह है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 कार्यकाल से ज्यादा नहीं चुना जा सकता है, तो यह उसका अंतिम कार्यकाल होगा। ओहायो के सीनेटर जेडी वेंस ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति की शपथ ली। उनकी पत्नी उषा भारतीय है, उषा जो है वो भारतीय मूल की है। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो जेडी वेंस है, जो आजकल काफी चर्चा में रह रहे हैं टैरिफ, भारत और अमेरिका का जो टैरिफ आ रहा है उसके लिए, तो उनकी जो पत्नी है जेडी वेंस की पत्नी उषा, वो भारतीय मूल की है। और स्विंग स्टेटस से वे राज्य होते हैं, स्विंग स्टेटस वे राज्य होते हैं जो किसी पार्टी का गढ़ नहीं होते। 2024 के चुनाव में एरिजोना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन और नेवादा जैसे राज्यों ने ट्रंप पर जीत का निर्णय, और ये सारे जो स्विंग स्टेट रहे ये काफी निर्णायक भूमिका में रहे ट्रंप को जिताने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है, अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 538 सदस्य होते हैं। 2024 में अमेरिका चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को निर्वाचक मंडल से कितने मत मिले? तो 312 मत मिले। 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कौन थी? तो कमला हैरिस थी। अमेरिका के किस राष्ट्रपति के बाद डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने 4 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः पद पर वापसी की है? तो ग्रोवर क्लीवेलैंड, और 132 वर्षों के बाद यह हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति की शपथ किसने ली? तो जेडी वेंस, और जेडी वेंस की पत्नी उषा जो है वो भारतीय मूल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक भूमिका किस प्रकार के राज्यों ने निभाई? तो स्विंग स्टेट, और स्विंग स्टेट किसे कहते हैं जो आपको एक्सप्लेनेशन में मैंने समझा दिया है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो उन्हें दिया गया ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया, ब्राजील व गुयाना की यात्रा 16 से 21 नवंबर 2024 को की। नाइजीरिया में 2 दिन यानी 16 से 17 नवंबर के प्रवास के पश्चात ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में वे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रहे 18 से 29 नवंबर को, और वहीं इस यात्रा के कार्यक्रमों में शामिल था। इसके पश्चात कैरिबियाई देश गुयाना में वह 19 से 21 नवंबर तक वहां के कार्यक्रम में शामिल हुए। कैरिबियाई देशों के साथ भारत की दूसरी शिखर बैठक कैरिकॉम इंडिया समिट में भागीदारी तथा गुयाना की संसद में संबोधन के कार्यक्रम उनकी यात्रा के कार्यक्रमों में शामिल था। 17 वर्ष बाद नाइजीरिया की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने अबुजा में यह सम्मान प्रदान किया। इससे पूर्व यह केवल ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को 1969 में मिला था। उसके बाद किसी राष्ट्राध्यक्ष को मिलने वाला यह पहला सम्मान है नाइजीरिया का। तो गुयाना के राष्ट्रपति उसके बाद
वो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का भी सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया और यह सम्मान प्राप्त करने वाले वो चौथे विदेशी नेता बन गए। तो नाइजीरिया से भी सर्वोच्च सम्मान और गुयाना से भी सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना में उनके दौरे के दौरान किस सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गुयाना में उन्हें द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 का 19वां शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? तो ब्राजील में संपन्न हुआ। आप देख सकते हैं 2008 से लेकर 2024 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में है और आगामी 2025 में यानी इस साल दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं, और पिछला जो हुआ था 2023 में 18वां G20 का सम्मेलन था, वो भारत के नई दिल्ली में हुआ था, आपको याद ही होगा। यहाँ पे देख लेते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2024 की कुछ महत्वपूर्ण बातों को। स्थान कहाँ था? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। तिथि कब से थी, कब से कब? तो 18 से 19 नवंबर 2024 को। अध्यक्षता कौन थे भाई? तो ब्राजील के लुई इसानसियो लूला डी सिल्वा थे। पिछला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली, भारत में हुआ था। नीति वाक्य क्या था? तो एक न्यायसंगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण। भारत की भूमिका क्या थी? तो भाई ट्राइका सदस्य, जो कि पूर्व अध्यक्ष होते हैं। ट्राइका सदस्य किसे बोलते हैं G20 में? एक पूर्व के सदस्य और वर्तमान में जो अध्यक्षता करता है, पूर्व का अध्यक्ष करने वाला देश और वर्तमान में जो अध्यक्षता कर रहा है और आगामी करने वाला जो प्रस्तावित है वो इस तीनों को मिलाकर ट्राइका बोलते हैं। ठीक है, तो पिछला जो 2023 में हुआ था भारत में हुआ था और आगामी जो होगा वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील, ये ट्राइका थे। प्रमुख मुद्दे क्या भाई? तो भूख, गरीबी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण और वैश्विक शासन सुधार। नई पहल इसमें क्या हुई? तो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी से रिलेटेड एक नई पहल की घोषणा हुई। घोषणा पत्र में क्या शामिल थे? युद्ध की समाप्ति, जो कि चल रहा है रसिया में या फिर गाजा में, और अरबपतियों पर वैश्विक कर बढ़ाया जाए और जलवायु वित्त लागू किया जाए और यूएन में सुधार किया जाए। अगली अध्यक्षता कब होगी भाई? तो दक्षिण अफ्रीका में होगी 2025 में। इससे संबंधित क्वेश्चन लेते हैं। G20 का 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में हुआ G20 का 19वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, G20 सम्मेलन 2024 का नीति वाक्य क्या था? तो न्याय संगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो लूला डी सिल्वा ने की। भारत G20 में किस भूमिका में था? तो ट्राइका सदस्य के रूप में था। रूस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने किया। किस पहल की शुरुआत ब्राजील G20 के सम्मेलन में किया गया भाई? तो यहाँ पे किया गया भूख व गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन किया गया। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने किस मुद्दे पर विशेष रूप से जोर दिया? तो वह ग्लोबल साउथ की खाद्य सुरक्षा पर उन्होंने जोर दिया। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में किस पर वैश्विक टैक्स लगाने का आह्वान किया गया? तो अरबपतियों के संपत्ति पर वैश्विक टैक्स लगाने का सुझाव दिया गया। G20 सम्मेलन की अगली बैठक की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी शिखर बैठक में कौन कौन से विषय चर्चा हुई? तो व्यापार, ऊर्जा, विज्ञान, सुरक्षा और खेलकूद पर चर्चा हुई। G20 सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश के विदेश मंत्री से सीमा विवाद पर चर्चा की? तो चीन के साथ। और अपने पहला जो इस आज के वीडियो का पहला ही क्वेश्चन था ना, वो इसी टॉपिक पे था। ठीक है, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की भारत यात्रा कब हुई? तो वह अक्टूबर 2024 में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत आए थे। देखते हैं क्या था। यात्रा अवधि 24 से 26 अक्टूबर 2024। उद्देश्य क्या था? तो 7वां इंटर गवर्नमेंटल कंसोलिडेशन IG प्लस AP के 2024। पिछली यात्राएं कब थी? तो फरवरी 2023 में G20 के समिट के दौरान। IGC की शुरुआत कब से हुई थी भाई? तो इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेंट की ये शुरुआत हुई थी 2011 से चली आ रही है और ये 7वां मीटिंग थी। पिछला IGC हुआ था 2022 में। सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या हुआ? तो ग्रोइंग टुगेदर विथ इनोवेशन, मोबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। किसने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो 18 समझौते पर हस्ताक्षर हुए और 7 घोषणाएं हुए। प्रमुख क्षेत्र क्या भाई हुई इन दोनों के बातचीत की? तो रक्षा, नवाचार, हरित हाइड्रोजन, कौशल विकास और जलवायु। गोवा दौरा, बिट्स पिलानी छात्रों से मुलाकात प्लस युद्ध पोत बाडेन वर्टेनबर्ग का दौरा इन्होंने किया, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने। भारत जर्मन अंतर सरकारी परामर्श का यह कौन सा दौर था? तो 7वां दौर था।
आईजीसी 2024 का आदर्श वाक्य क्या था? ग्रोइंग टुगेदर विथ इनोवेशन, मोबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन बिजनेस का 18वां एशिया प्रधान सम्मेलन कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। जर्मन युद्धपोत बैडेन बरहमबर्ग का दौरा किसने किया? तो ओलाफ शोल्ज जो जर्मन चांसलर है उन्होंने किया। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज की भारत यात्रा कब हुई? अक्टूबर 2024 में। और यहाँ पे उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आगे देख लेते हैं क्या है। C-295 विमान संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बेंगलुरु में। C-295 विमान सौदे की कुल कितने राशि हुई है? तो आपको बता दें कि यह विमान हम लोग खरीद रहे हैं किससे? तो स्पेन से, और 21,935 करोड़ का यह पूरा डील है। ठीक है, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है 21,935। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। भारत और स्पेन ने वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ईयर ऑफ इंडिया स्पेन इन कल्चर, टूरिज्म एंड एआई के रूप में। स्पेन ने भारत को किस अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है? तो इड्रा में, इंटरनेशनल ड्रॉट रेसिलेंस अलायंस में। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के शासन प्रमुखों का 27वां सम्मेलन चोगप 2024 कहां आयोजित हुआ? तो रवांडा में हुआ 27वां, जो कि समोआ की राजधानी अपिया में आयोजित हुआ। ये कहां से, सॉरी, रवांडा नहीं, समोआ में हुआ। ठीक है, यह पहली बार था जब यह सम्मेलन प्रशांत क्षेत्र के किसी छोटे द्वीप में राष्ट्र में हुआ है। घाना के विदेश मंत्री सिरले अयोकोर बोचवे को 27 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रमंडल का नया महासचिव चुना गया। चोगम 2024 में राष्ट्रमंडल के नए महासचिव के रूप में किसे चुना गया? तो सिरले आयोरको बोचवे को। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का 7वां सत्र किस शहर में आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2030 तक कितने सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है? 1000 गीगावाट। अमेरिका ने 2023-24 शैक्षणिक वर्ष में विदेशी छात्रों की कुल संख्या कितनी रही? 11,26,290 रही। और अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन द्वारा नवंबर 2024 में जारी ओपन डोर्स रिपोर्ट्स के अनुसार 2023-24 में अमेरिका में पढ़ रहे विदेशी छात्रों की कुल संख्या 11,26,290 थी। इसमें भारतीय छात्रों की संख्या 3,31,602 रही, जो कि सबसे अधिक टोटल का 29% है। चीन दूसरे स्थान पर रहा। यह पहली बार है जब भारत ने अमेरिका में भेजे जाने वाले छात्रों में चीन को पीछे छोड़ दिया है। ओपन डोर्स रिपोर्ट्स 2023-24 के अनुसार अमेरिका में सर्वाधिक विदेशी छात्र किस देश से आए हैं? तो भारत से आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भारत के 3,31,000, चीन के 2,77,000, दक्षिण कोरिया, फिर कनाडा, फिर ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP29 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो अजरबैजान में हुआ। अजरबैजान के बाकू में हुआ। कब से? 11 नवंबर से 22 नवंबर के बीच। अध्यक्षता किसने की? तो अजरबैजान के मुख्तार बाबायेव ने। भारत का नेतृत्व किसने किया? तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। मुख्य मुद्दा क्या था? नया जलवायु वित्त लक्ष्य हासिल करना। पूर्व लक्ष्य क्या था? तो $100 अरब प्रति वर्ष। नया लक्ष्य क्या है? तो $300 अरब प्रति वर्ष 2025 से 35 वर्ष के लिए। भारत की स्थिति क्या थी? तो प्रस्तावित लक्ष्य को अस्वीकार कर दिया गया। भारत जो लक्ष्य था इसे भारत ने अस्वीकार कर दिया। भारत की वार्ताकार कौन है वहां पे कोप में? तो चांदनी रैना आर्थिक सलाहकार है। चेतावनी क्या दिया गया? तो वर्तमान नीतियां 3 डिग्री तापमान को फिर वृद्धि की ओर जा रही है। अगला सम्मेलन कहां होगा? COP30, तो ब्राजील के बेलेम में होगा। COP29 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो मुख्तार बाबायेव ने की। COP29 सम्मेलन की अध्यक्षता उसने की। भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। 2009 में तय किया गया जलवायु वित्त का लक्ष्य क्या था? तो $100 अरब प्रति वर्ष था। COP29 में नया जलवायु वित्त लक्ष्य कितना घोषित किया गया है? तो $300 अरब प्रति वर्ष। भारत ने COP29 में प्रस्तावित जलवायु वित्त लक्ष्य को क्यों अस्वीकार कर दिया? तो भारत को बोलने का अवसर नहीं मिला, इस कारण भारत ने यह अस्वीकार कर दिया। पेरिस समझौते का लक्ष्य क्या है? तो पेरिस समझौते का लक्ष्य है तापमान वृद्धि को 1.5% तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना था। भारत ने किस उपलब्धि का उल्लेख किया? तो भारत ने 2030 में से पहले NDC जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने का उल्लेख किया। COP30 सम्मेलन कहां आयोजित होंगे? तो ब्राजील में आयोजित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वार्ताकार चांदनी रैना का पद क्या है? तो वह आर्थिक सलाहकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल यात्रा के दौरान भारतीय थल सेनाध्यक्ष
जनरल उपेंद्र द्विवेदी को कौन सी मानद उपाधि प्रदान की गई? तो नेपाल सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की गई। नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक परंपरा है कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के थल सेनाध्यक्ष को मानद जनरल की रैंक प्रदान करती है। यह परंपरा 1950 से चली आ रही है। हाल ही में भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी नेपाल यात्रा पर गए, जहां उन्हें नेपाल की राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा नेपाली सेना के जनरल की मानक रैंक प्रदान की गई। इससे पहले नेपाल के सेनाध्यक्ष को भारत में मानद जनरल की उपाधि दी गई थी। यह परंपरा भारत नेपाल के गहरे सैन्य और संस्कृति संबंधों का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत और नेपाल में सेनाध्यक्षों को मानद रैंक प्रदान करने की परंपरा कब से चली आ रही है? तो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल सेना का मानद जनरल किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 20 लाख, 12 लाख, 15 लाख या 30 लाख? तो अब 20 लाख कर दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्थापना 8 अप्रैल 2015 को की गई थी ताकि गैर कॉरपोरेट एवं गैर कृषि लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का बिना जमानत वाला ऋण उपलब्ध कराया जा सके। 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषणा की गई कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाएगा। यह नई सीमा 24 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो गई। इस वृद्धि के साथ जो तरुण प्लस नामक एक नई ऋण श्रेणी पेश की गई है, जो पहले तरुण था अब एक नई श्रेणी शुरू की गई है, तरुण प्लस। उसी तरुण श्रेणी में ऋण लेकर सफलतापूर्वक चुकाने वाले उद्यमियों को 10 लाख से 20 लाख तक का ऋण लेने की सुविधा दी जाएगी। यानी जिन्होंने तरुण से ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुका दिया है, तो उनको ये तरुण प्लस एप्लीकेबल होगा उन लोगों के लिए। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की प्रक्रिया के चौथे चरण के अंतर्गत क्या निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, प्रत्येक राज्य में केवल एक आरआरबी रखा जाएगा। और इसी के तरह आप देखते होंगे बिहार में उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब मर्ज होने वाला है। ठीक है। तो क्या है? तो एक राज्य एक आरआरबी की नीति, ये पूरा डिटेल है। प्रक्रिया 2004-05 से शुरू हो गई 3 चरण में, 2020-21 तक। इससे बैंकों की जो शाखा थी 1996 से घटाकर अब 28 करने का लक्ष्य रखा गया। चौथा चरण नवंबर 2024 से शुरू कर दिया गया है। विलय में शामिल 15 आरआरबी बैंक इस चरण में समाप्त होंगे। पहले 196 था, उसके बाद 43 किया गया, अब घटकर 28 हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में भारत और रूस के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग की बैठक कहां संपन्न हुई है? मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, नई दिल्ली या बेंगलुरु? तो सही उत्तर है नई दिल्ली में। भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हाल ही में कहां संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुआ। इसमें देश विदेश की कंपनियों ने भाग लिया। यह भारत के व्यापार और निवेश के क्षेत्र में एक बड़ा मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसे PMAYG के नाम से भी जाना जाता है, ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष? तो यह 8 वर्ष पूरा हो चुका है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा मिशन? राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू की है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 किसने और कब जारी की? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पशुपालन व डेयरी मंत्री राजीव सिंह ने 26 नवंबर 2024 को जारी की। अगला प्रश्न देखते हैं हम।
2023-24 में देश में दूध उत्पादन कितना रहा और भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा? तो 2023-24 में देश में 142.77 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ और विश्व में भारत का प्रथम स्थान रहा। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, इसका सही उत्तर 239.30 मिलियन टन रहा और भारत विश्व में दूसरे स्थान पर रहा। एक यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। 2023-24 में कुल उत्पादन 239.30 मिलियन टन अनुमानित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 में अंडा उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक कहां रही? तो लद्दाख में रही। लद्दाख में 75.88% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पूरे देश में सर्वाधिक रहा। 2023-24 में मांस उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई? तो यह असम में दर्ज की गई। असम में मांस उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर 17.93% रही, जो सर्वाधिक है। 2023-24 में ऊन उत्पादन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि किस राज्य ने दर्ज की? तो सही उत्तर है दोस्तों पंजाब ने। पंजाब में ऊन उत्पादन की वृद्धि दर 22.04% रही, जो देश में सर्वाधिक है। हाल ही में भारत का नया महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों संजय मूर्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 नवंबर 2024 को उन्हें शपथ दिलाई। उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया, जो 20 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए। कैग का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होता है। नियुक्ति से पूर्व संजय मूर्ति शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विपिन कुमार को। 1996 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें अक्टूबर 2024 में एएआई का चेयरमैन बनाया गया। इससे पूर्व वे शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी एनएएलएस के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनएएलएस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बीआर गवई बनाए गए हैं। सीजेआई इसके संरक्षक होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई नवंबर 2024 में एनएएलएसए नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। सीजेआई इसके संरक्षक होते हैं और वरिष्ठतम जज कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तेल निगम यानी आईओसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? गलती से यहाँ सी छूट गया है और पिछले वाले में ए छूट गया था। तो सही उत्तर है दोस्तों अरविंद सिंह साहनी। नवंबर 2024 में अरविंद सिंह साहनी आईओसी के चेयरमैन बने। उन्होंने श्रीकांत माधव वैद्य का स्थान लिया है। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल। इमामी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने अनीस शाह का स्थान लिया है। देश के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो बिहार के ही राजेश कुमार सिंह। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह को 1 नवंबर 2024 से रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है और यह प्रॉपर बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से है। एक्सिस बैंक के सीईओ सह एमडी के रूप में पुनर्नियुक्त कौन हुए हैं? तो अमिताभ चौधरी नियुक्त हुए हैं। अमिताभ चौधरी को 2025 से अगले 3 वर्षों के लिए एक्सिस बैंक के सीईओ एवं एमडी पद पर पुनर्नियुक्त किया गया है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अभ्युदय जिंदल। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के एमडी अभ्युदय जिंदल नवंबर 2024 में आईसीसी के अध्यक्ष चुने गए, यानी इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चुने गए हैं अभ्युदय जिंदल। नेक्स्ट, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स की नई सीईओ सह एमडी कौन बनी है? तो प्रवीणा राय बनाई गई हैं। प्रवीणा राय को अक्टूबर 2024 में एमसीएक्स का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया। उन्होंने पीएस रेड्डी का स्थान लिया है। हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इंटरपोल के नए महासचिव है वाल्डेसी उर्किजा।
ब्राजील के वाल्डेसी उर्quiजा नवंबर 2024 में इंटरपोल के महासचिव बने। यह पहली बार है कि किसी गैर यूरोपीय या गैर अमेरिकी को यह पद मिला है। यानी इससे पहले इंटरपोल के जो महासचिव होते थे या तो वो यूरोपीय होते थे या अमेरिकी होते थे। तो यह पहली बार यूरोप और अमेरिका से बाहर किसी देश के यानी ब्राजील से यह चुने गए हैं। वाल्डेसी उर्quiजा इंटरपोल के महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2024 का ताज किस देश की सुंदरी ने जीता? नाइजीरिया, डेनमार्क, मैक्सिको या भारत? तो सही उत्तर है दोस्तों, डेनमार्क की सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता। कौन है ये डेनमार्क की सुंदरी? तो देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में। वर्ष 2024 की 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता मैक्सिको सिटी में 16 नवंबर 2024 को आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता का ताज डेनमार्क की 21 वर्षीय विक्टोरिया कजेर थेल्विग, याद रखिएगा दोस्तों, डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर थेल्विग ने जीता। वह इस प्रतियोगिता का ताज जीतने वाली डेनमार्क की पहली सुंदरी है। नाइजीरिया की चिडिम्मा एडेत्सिना को प्रथम उपविजेता और मैक्सिको की मारिया फर्नांडा बेल्ट्रॉन को द्वितीय उपविजेता इस प्रतियोगिता में घोषित किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व मिस इंडिया यूनिवर्स रिया सिंघा ने किया था। वह शीर्ष 12 सुंदरियों में स्थान बनाने में असफल रही। इस वर्ष की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 125 देशों की सुंदरियों ने भाग लिया। तो 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता? डेनमार्क की 21 वर्षीय विक्टोरिया कजेर। और यह कहां आयोजित हुआ? तो मैक्सिको में आयोजित हुआ। और भारत के तरफ से कौन भाग ली? तो रिया सिन्हा जो मिस इंडिया यूनिवर्स थी वो भाग ली थी। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता कहां आयोजित हुई? तो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंटरनेशनल 2024 का खिताब किस देश की सुंदरी ने जीता? तो मिस इंटरनेशनल 2024 का खिताब वियतनाम की सुंदरी ने, आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने जीता। आप एक बार इसको समझते हैं। तो 62वीं मिस इंटरनेशनल 2024 प्रतियोगिता का ताज वियतनाम की हुइन थिन थान थुई, नाम याद रखिएगा दोस्तों, वियतनाम की हुइन थी थान थुई के नाम रहा। वर्ष 2023 की मिस इंटरनेशनल आंद्रिया रूबियो जो कि वेनेजुएला की थी ने उन्हें यह ताज पहनाया। बोलिविया की कैडिला रोका प्रथम उपविजेता तथा स्पेन की अल्बा पेरेज द्वितीय उपविजेता यानी दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। कुल 71 देशों के प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व मुंबई की रश्मि शिंदे ने किया। तो 62वीं मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता किसने जीती? तो वियतनाम की हुइन थिन था थुई ने जीता। और यह कहां आयोजित हुआ भाई? और सॉरी, इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लिए? तो रश्मि शिंदे ने भाग लिया। मिस इंटरनेशनल 2024 प्रतियोगिता किस देश में आयोजित हुई? तो यह आयोजित हुआ जापान में। मिस इंटरनेशनल 2024 जिसमें थाईलैंड की वियतनाम की प्रतिनिधि ने जीता, वह जापान में आयोजित हुई। मिस अर्थ 2024 का ताज किस देश की सुंदरी ने जीता? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड या पेरू? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सुंदरी ने मिस अर्थ का खिताब जीता। आप यहाँ इमेज में भी उनकी तस्वीर को देख सकते हैं। वर्ष 2024 की 24वीं मिस अर्थ प्रतियोगिता का आयोजन फिलीपींस की राजधानी मनीला में 9 नवंबर 2024 को हुआ। भारत सहित 76 देशों के प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिनमें ऑस्ट्रेलिया की 22 वर्षीय जेसिका लेन को मिस अर्थ 2024 का ताज मिला। गत वर्ष 2023 की मिस अर्थ त्रिता जीडी जो कि अल्बानिया की थी, उन्होंने यह ताज पहनाया। आइसलैंड की हेराल्ड डोरिट को मिस अर्थ एयर और अमेरिका की बी मिलान विंडोर्स्की को मिस अर्थ वाटर तथा पेरू की नीवा एंटेजाना को मिस अर्थ फायर के ताज इस प्रतियोगिता में मिले। इसमें 2, 3 और 4 पे जो रहते हैं उनको यह खिताब मिलता है। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व मिस अर्थ इंडिया गौरी गोथांकर जो कि मुंबई के हैं उन्होंने किया। तो मिस अर्थ के बारे में आपने जान गया। ऑस्ट्रेलिया की 22 वर्षीय जेसिका लेन ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है। मिस अर्थ 2024 प्रतियोगिता कहां आयोजित हुई? तो यह फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित हुई। अब विजेताओं की नाम एक बार फिर से एक दृष्टि से में देख लेते हैं। मिस अर्थ ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लेन, मिस अर्थ एयर आइसलैंड की हेराल्ड डोटिर और मिस अर्थ वाटर अमेरिका की बी मिलान
विंडोर्स्की और मिस अर्थ फायर, पेरू की नीवा एंटेजाना। तो मिस अर्थ एयर हो गया, मिस अर्थ वाटर हो गया और मिस अर्थ फायर हो गया। ये चारों आप लोग नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मिस यूनिवर्स विक्टोरिया कर्जेट थेवलिंग जो डेनमार्क की है, तो ये सही है। मिस इंटरनेशनल 2024 विन थिन थान थुई वियतनाम की, ये भी सही है। मिस अर्थ ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लेंग, ये यानी उपरोक्त तीनों ही सही है। यहाँ पे आप एक बार फिर से देख सकते हैं उन सारे विजेताओं के नाम और ये प्रतियोगिता का नाम, विजेता का नाम, किस देश की वो विजेता थी, आयोजन स्थल कहाँ था और कब आयोजित हुआ। ठीक है, यहाँ पे मिस यूनिवर्स 2024 मिलेगा आपको, विक्टोरिया कर्जेट थेवलिंग, मिस इंटरनेशनल थुई थिन थान थुई, मिस अर्थ जेसिका लेन, मिस यूनिवर्स जो प्रथम विजेता, फिर मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल सबकी जो है, और मिस अर्थ जो है एयर हेराल्डोटीर, मिस अर्थ वाटर बी मिलान और मिस अर्थ फायर नीवा एंटीजेना। ये आप लोग याद रखिएगा। वर्ष 2024 में रचनात्मक कार्यों हेतु जमुना लाल बजाज पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो यह जमुना लाल बजाज पुरस्कार गिरिजा सतीश को यह प्रदान किया गया। जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2024 विजेताओं की तालिका, तो यह 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन? रचनात्मक कार्यों हेतु, तो यह मिला गिरिजा नंदन और गिरिजा सतीश को। किसके लिए? तो नव भारत जागृति केंद्र के अध्यक्ष हैं ये। दूसरा श्रेणी कौन सा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण विकास के लिए, तो यह किसे मिला? रश्मि भारती को मिला। ये कौन है भाई? तो उड़ीसा व उत्तराखंड में 3 दशकों तक सेवा के लिए उन्हें मिला। तीसरे श्रेणी कौन था? अंतरराष्ट्रीय गांधीवाद पुरस्कार, यह किसे मिला? एरिक कुमेदिशिका को मिला। तो ये कौन है? कांगो में गांधी मार्क्स कम्युनिटी के संस्थापक है ये। और चौथा श्रेणी कौन है? जानकी देवी बजाज पुरस्कार महिला बाल कल्याण के लिए, डॉक्टर तुलसी मुंडा को दिया गया। आदिवासी विकास समिति की संस्थापक है ये। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण विकास के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह दिया गया, अभी हमने देखा, रश्मि भारती को। रश्मि भारती ने उड़ीसा और उत्तराखंड में 3 दशकों से ग्रामीण विकास में योगदान दिया, इसलिए उन्हें यह पुरस्कार दिया। अंतरराष्ट्रीय गांधीवादी मूल्यों के प्रसार हेतु पुरस्कार किसे? ये जमुना लाल बजाज के तहत ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो यह पुरस्कार किसे मिला? तो यह पुरस्कार दिया गया एरिक कुमेदिका को। और कौन है ये? तो कांगो में गांधी मार्क्स कम्युनिटी के संस्थापक है ये। जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो तुलसी मुंडा को यह प्रदान किया गया। और क्यों प्रदान किया गया हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुना लाल बजाज पुरस्कारों की कुल कितनी श्रेणियां होती है? तो हमने देखा 4 श्रेणियां होती है। ये पुरस्कार रचनात्मक कार्य के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, अंतरराष्ट्रीय गांधीवाद के लिए और महिला बाल कल्याण के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया का कौन सा नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? तो उन्हें ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया गया है। और इसी के साथ 3 देशों की यात्राओं में प्रधानमंत्री श्री मोदी को 4 विदेशी सम्मान प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 की नाइजीरिया, ब्राजील व गुयाना यात्रा के दौरान 4 देशों ने अपने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें प्रदान की घोषणा की। यहाँ पे देख सकते हैं नाइजीरिया, डोमिनिका, गुयाना और बारबाडोस। तो प्रदान करने वाली जो संस्था थी या व्यक्ति, तो इन हर एक देशों के, नाइजीरिया से कौन सा? ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। डोमिनिका से कौन सा सम्मान? डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। गुयाना से द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस और बारबाडोस से ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। इन चारों देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री को दिया जा चुका है, याद रखिएगा। डोमिनिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया? तो भारत कॉरिकम शिखर सम्मेलन के दौरान। यह सम्मान 20 नवंबर को जॉर्जटाउन, गुयाना के जॉर्जटाउन में आयोजित भारत कॉरिकम शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को किस अवसर पर प्रधानमंत्री डोमिनिका का कौन सा नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया? तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। या कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है, तो ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। गुयाना के प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किए? गुयाना के प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किए? तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, गुयाना के ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड उन्हें मिला। बारबाडोस का सम्मान किसने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया? तो दोनों ने संयुक्त रूप से
यह सम्मान राष्ट्रपति सैंड्रा मेसन और प्रधानमंत्री मिया मोटेले की उपस्थिति में प्रदान किया गया। निम्न में से कौन सा देश प्रधानमंत्री मोदी को वर्ष 2024 में कोई नागरिक सम्मान प्रदान नहीं किया? तो ब्राजील ने कोई नागरिक सम्मान प्रदान नहीं किया, निम्न में से था। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर, वर्ष 2024 में भारतीय स्टेट बैंक को किस अंतरराष्ट्रीय पत्रिका द्वारा भारत का सर्वोच्च बैंक घोषित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, अमेरिका की प्रतिष्ठित ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने एसबीआई को वर्ष 2024 के लिए बेस्ट बैंक इन इंडिया घोषित किया है। यह सम्मान 26 अक्टूबर 2024 को वाशिंगटन में आयोजित 31वें वार्षिक बेस्ट बैंक अवार्ड समारोह में एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को किस ग्रेड के साथ शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उन्हें A+ का ग्रेड दिया गया। यह सम्मान उन्हें 26 अक्टूबर 2024 को वाशिंगटन में आयोजित समारोह में दिया गया। उनके साथ डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के बैंक प्रमुखों को भी यह A+ ग्रेड मिला है। FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल इंडियन हॉकी स्टार पुरस्कार 2024 में पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो सुफियान खान, हरमनप्रीत सिंह, पी राजेश, जुनाल टीम। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी हो गया, ठीक है, तो यह दिया गया हरमनप्रीत सिंह को। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने वर्ष 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए अपने स्टार पुरस्कारों की घोषणा ओमान के मस्कट में 8 नवंबर 2024 को की। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को FIH द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। यह उनका तीसरा ऐसा पुरस्कार है। इससे पहले उन्हें 21 और 2022 में भी यह सम्मान मिल चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं FIH स्टार पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी भारत के हरमनप्रीत सिंह, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर तो भारत के PR श्रीजेश, सर्वश्रेष्ठ पुरुष उभरता सितारा तो पाकिस्तान के सुफियान खान, सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार तो नीदरलैंड के जिरोम डेल्मी को, पुरुष सर्वश्रेष्ठ अंपायर तो ऑस्ट्रेलिया के स्टीव रोजर्स को, महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो नीदरलैंड की यिब्बी जैनसन को, महिला सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चीन की ये जियानो को, महिला उभरती सितारा तो जो डियाज अर्जेंटीना के खिलाड़ी को, और महिला की सर्वश्रेष्ठ कोच चीन की एलिसन अन्नान को, और अंत में सर्वश्रेष्ठ महिला एम्पायर स्कॉटलैंड की सारा विल्सन को दिया गया। इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए FIH द्वारा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हमने अभी देखा PR श्रीजेश को यह पुरस्कार दिया गया। FIH स्टार पुरस्कार 2024 में महिला वर्ग की उभरती सितारा यानी राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया अर्जेंटीना की जो डियाज को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH स्टार पुरस्कार 2024 में पुरुष वर्ग के सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया नीदरलैंड के कोच जिरोम डेल्मी को दिया गया। वर्ष 2024 में पुरुष बैलन डी ओ पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? यह फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है, तो यह पुरस्कार दिया गया रोड्रिगो। मैनचेस्टर सिटी के स्पेन के मिडफील्डर रोड्रिगो उनके क्लब और देश के लिए शानदार प्रदर्शन के आधार पर यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2024 का पुरुष बैलन डी और पुरस्कार 2023-24 में निष्पादन के आधार पर फ्रांस फुटबॉल पत्रिका द्वारा प्रतिष्ठित बैलन डी और व अन्य संबंधित पुरस्कारों का वितरण 29 अक्टूबर 2024 को किया गया। यह पुरस्कार 1 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2024 के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर निम्नलिखित खिलाड़ियों को प्रदान किए गए हैं। तो पुरुषों का बैलन डी ओ पुरस्कार स्पेन और मैनचेस्टर सिटी के रोड्रिगो, और महिलाओं का बैलन डी ओ पुरस्कार स्पेन, देश के लिए स्पेन और क्लब के लिए बार्सिलोना की तरफ से खेलने वाली एताना बोनमाटी को दिया गया। कोपा ट्रॉफी युवा खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो स्पेन और बार्सिलोना की तरफ से खेलने वाले लामिन यमाल को दिया गया। यासीन ट्रॉफी जो कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए दिया जाता है, यह किसे दिया गया? तो अर्जेंटीना और एस्टन विला की तरफ से खेलने वाले एमिलियो मार्टिनेज को दिया गया। वहीं कर्ल मुलर ट्रॉफी जो सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर का पुरस्कार होता है, यह किसे दिया गया? तो हैरी केन व किलियन एम्बापे को दिया गया, जो फ्रांस के मबापे हैं। उसी तरह
पुरुष क्लब ऑफ द ईयर तो स्पेन के रियल मैड्रिड को, और महिला क्लब ऑफ द ईयर तो स्पेन के बार्सिलोना को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसी से संबंधित यह पुरस्कार है। महिला बैलन डी और पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो स्पेन की एताना बोनमाटी ने जीता। ठीक है, बार्सिलोना की मिडफील्डर एताना बोनमाटी ने लगातार दूसरा वर्ष यह पुरस्कार जीता है। देश की तरफ से कौन? तो स्पेन की तरफ से खेलती है। वर्ष 2024 की कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी किसे प्रदान किया गया? तो यह बार्सिलोना के युवा खिलाड़ी लामिन यमाल को दिया गया। यासीन ट्रॉफी 2024 किस गोलकीपर को मिला? तो यह एमिलियो मार्टिनेज को दिया। गर्ड मुलर ट्रॉफी 2024 किन दो खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से दी गई? तो हैरी केन और किलियन मबापे को दिया गया। वर्ष 2024 में पुरुष क्लब ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो यह दिया गया रियल मैड्रिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्यों मिला रियल मैड्रिड को यह पुरस्कार क्यों मिला? तो रियल मैड्रिड को यह पुरस्कार दिया गया यूएफा चैंपियंस लीग और ला लीगा और सुपर कप जीतने के कारण यह पुरस्कार उन्हें दिया गया। वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस उद्देश्य हेतु डेनियल बरेनबोइन और अली अबू अब्बाद को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया? तो इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के प्रयास हेतु उन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा को निम्न में से कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे? तो उन्हें 1990 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में भारत यात्रा के दौरान किंग चार्ल्स तृतीय ने किस स्थान पर आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाएं ली? तो उन्होंने समेलथनाली बेंगलुरु में यह सेवाएं ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन के वालेंसिया में अक्टूबर 2024 में आई बाढ़ के कारण कितने सैनिकों को राहत कार्य हेतु तैनात किया गया? तो यह तैनात किया गया 7500 सैनिकों को। नेक्स्ट, गुरु नानक देव की 555वीं जयंती पर पाकिस्तान द्वारा जारी 55 रुपए के मूल स्मारक सिक्के पर क्या अंकित है? तो गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब अंकित है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दिल्ली के किस चौक का नाम उनके नाम पर रखा गया है? तो सराय काले खां चौक का नाम उनके नाम पर रखा गया है। वज्र प्रहार 2024 अभ्यास में अमेरिकी टुकड़ी का प्रतिनिधित्व किस सैन्य इकाई द्वारा किया गया? तो ग्रीन बैरट्स के द्वारा किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 के प्रमुख सैन्य अभ्यासों की सारणी। वज्र प्रहार भारत अमेरिका, तो कहां? अमेरिका में। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया जकार्ता में। नसीम अल बहर भारत ओमान का नौसैनिक अभ्यास है ओमान में। सिम्बेक भारत सिंगापुर विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में। MPX जो भारत जर्मनी की नौसैनिक अभ्यास है बंगाल की खाड़ी में। विम्बैक्स भारत वियतनाम का सेना और वायुसेना का यह अंबाला व चंडी मंदिर में। पूर्वी प्रहार भारतीय थल वायु और नौसेना का पूर्वी लद्दाख में। और सी विजल भारतीय नौसेना व तटीय एजेंसियों के बीच भारत के तटीय राज्य में नवंबर में हुआ। ठीक है, इसी से संबंधित प्रश्न है, गरुड़ शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो यह हुआ था इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के सिंजातुंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का दूसरा चरण कहां संपन्न हुआ? तो यह चरण संपन्न हुआ बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत जर्मनी समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में जर्मनी नौसेना का कौन सा फ्रिगेट शामिल था? तो बाडेन वुटेनबर्ग शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विम्बैक्स 2024 अभ्यास में भारत के किन दो सेनाओं ने भाग लिया? तो यह भाग लिया थल सेना और वायु सेनाओं ने भाग लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। पूर्वी प्रहार 2024 अभ्यास का मुख्य उद्देश्य था तो तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और युद्ध तत्परता का परीक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी विजय 2024 अभ्यास में कितने मंत्रालयों की एजेंसियां शामिल थी? तो 6 एजेंसियां शामिल थे, 6 मंत्रालयों की एजेंसियां शामिल थी। अंडर 19 विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 17 पदक जीते। अमेरिका के कोलोराडो में 25 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 को पहली बार आयोजित अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण, 8 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक भारतीय युवा मुक्केबाजों ने जीते। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक पुरुषों में हेमंत सांगवान 91 किलो वर्ग में तथा महिलाओं में पृथ्वी ग्रेवाल ने 65 किलो वर्ग, कृष्णा वर्मा 75 किलोग्राम वर्ग व वंशिका गोस्वामी ने 80 किलोग्राम वर्ग में जीता। ये 4 स्वर्ण पदक भारत की तरफ से आए। भारत
के किस मुक्केबाज ने WBF सुपर फेदरवेट विश्व खिताब 2024 जीता? तो यह जीते मनदीप जांगड़ा। आइसलैंड में 5 नवंबर 2024 को ब्रिटेन के कोनोर मैकिंटोश को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ यानी WBF का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। पेशेवर मुक्केबाजी में मनदीप जांगड़ा किसी वर्ग में विश्व खिताब जीतने वाले वह पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2024 के प्रमुख खेल घटनाओं के सारणी। मुक्केबाजी तो अंडर 19 विश्व कप चैंपियनशिप कहां आयोजित हुआ? अमेरिका के कोलोराडो में। भारत ने 17 पदक जीते, 4 स्वर्ण, 8 रजत और 5 कांस्य। वहीं मुक्केबाजी में अभी अपने चर्चा की मनदीप जांगड़ा ने जीता। बिलियर्ड्स में जो 28 पंकज आडवाणी ने 28वां खिताब जीता। दोहा में कौन से चैंपियनशिप था? तो IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हराकर उन्होंने जीता। शतरंज में टाटा स्टील शतरंज इंडिया कहां हुआ? तो कोलकाता में। मैग्नस कार्लसन ने रैपिड व ब्लिट्ज जीते और आर प्रज्ञानंदा रैपिड में दूसरा स्थान प्राप्त किया। हॉकी में तो FIA अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए कौन? तो तैयब इकराम पुनः अध्यक्ष, पाकिस्तानी मूल के हैं ये और ये मस्कट में चुने गए। हॉकी पुरुष सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई? चेन्नई में। उड़ीसा उसका विजेता रहा, हरियाणा को हराकर, और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। पंकज आडवाणी ने 2024 में अपना कौन सा खिताब जीता? तो 28वां खिताब जीता। टाटा स्टील शतरंज इंडिया 2024 में रैपिड वर्ग में भारत के किस खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो आर प्रज्ञानंदा ने प्राप्त किया। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में 2024 में किसे पुनः निर्वाचित किया गया? तो अभी हमने देखा तैयब इकराम को, जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं। नवंबर 2024 में महिलाओं का एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का 8वां संस्करण बिहार के किस शहर में खेला गया? तो राजगीर में खेला गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा राजगीर में 11 से 20 नवंबर को आयोजक एशिया हॉकी महासंघ संस्करण 8वां संस्करण था। विजेता भारत तीसरी बार 16, 30 और 2024 में। फाइनल मुकाबला भारत ने चीन को हराया। तीसरा स्थान जापान को मिला। कप्तान भारतीय टीम की कप्तान सलीमा टेटे थी, तो कोच हरेंद्र सिंह थे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार तो दीपिका सहरावत को, जो सर्वाधिक गोल की भारत की है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का तो जापान के यू कुडो को दिया गया। भाग लेने वाली 6 टीमें थी भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया व थाईलैंड। पुरस्कार राशि भारत को 8.5 लाख एशियाई महासंघ की तरफ से मिला। चीन को 6 लाख, बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक खिलाड़ी को 10-10 लाख और स्पोर्ट्स स्टाफ को 5 लाख दिया गया। एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भारत की कप्तान कौन थी? तो सलीमा टेटे थी। WTA फाइनल्स 2024 का एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ये टेनिस से संबंधित है, तो कोको गॉफ ने, अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता। यहाँ पे टेनिस की प्रतियोगिता से आप संबंधित देख सकते हैं। WTA फाइनल सऊदी अरब, रियाद के सऊदी अरब में, तो विजेता कोको गॉफ। टेनिस के हॉल ऑफ फेम का खिताब किसने जीता? तो मारिया शारापोवा। हॉल ऑफ फेम में किसे चयन किया गया? तो मारिया शारापोवा। छोड़ दो, मैं ले तो चयनित किया गया हॉल ऑफ फेम में, टेनिस के हॉल ऑफ फेम में किसे चयनित किया गया? तो मारिया शारापोवा को, बॉब और माइक ब्रायन बंधुओं को, भारत के लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। हाल ही में मारिया शारापोवा को इसमें चयन किया गया। टेनिस में ही टोरे पैड पैसिफिक ओपन टूर्नामेंट जो टोक्यो में हुआ, उसमें किसने जीता? तो विजेता झेंग क्वेन रही और युगल विजेता ओयाम होजुमी रही। और पेरिस मास्टर्स का खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता। उसी तरह ATP फाइनल्स का खिताब किसने जीता? तो यासिन सिनर ने जीता। डेविस कप किसने जीता? तो इटली विजेता रही, दूसरी बार रही। और टेनिस से संन्यास किसने लिया? तो स्पेन के राफेल नडाल ने संन्यास लिया। ठीक है, और उनका रिकॉर्ड है अंतिम मैच वो डेविस कप में खेले और 22 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीता और 92 एकल खिताब भी जीते। बिली जीन किंग्स कप किसने जीता? तो इटली विजेता रही स्लोवाकिया को हराकर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मूला 1 भी खेले गए, ब्राजीलिया ग्राफिक्स साओ पोलो में मैक्स वर्स्टैपेन जीते। वहीं इसी तरह लास वेगास ग्रां प्री, लास वेगास में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में बदलाव भी किया गया, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, राफेल नडाल ने कुल कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं? तो 22 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं और उन्होंने हाल ही में वो संन्यास ले लिए हैं। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच है, दूसरे स्थान पर राफेल नडाल है और ये हमारे बेस्ट प्लेयर भी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप राफेल नडाल के बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। लाल बजरी का बादशाह उन्हें कहा जाता था। 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, स्पेन के वो स्टार चैंपियन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में 25 अगस्त 2025 को शामिल किए गए खिलाड़ियों में कौन शामिल नहीं है? मारिया शारापोवा, बॉब ब्रायन, ए और बी दोनों, रोजर फेडरर। तो रोजर फेडरर ए और बी दोनों शामिल हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नहीं है हो गया है, लेकिन खिलाड़ी कौन शामिल है तो गलती से नहीं हो गया, ये दोनों शामिल है। पेरिस मास्टर्स टेनिस 2024 का एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता। एटीपी फाइनल्स 2024 का एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो यानिक सिनर ने जीता। डेविस कप 2024 में इटली ने फाइनल में किस देश को हराकर जीता? तो नीदरलैंड को हराकर जीता। वैश्विक समुद्री सम्मेलन सागर मंथन 2024 का आयोजन कहां हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। यह सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित हुआ। बंदरगाह मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा यह आयोजन आयोजित किया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मृत्यु किस एसिड के कारण हो गई? तो साइक्लोपियाजोनिक एसिड के कारण। कादो बाजार में मौजूद सीपीए माइकोटॉक्सिन के कारण विषाक्त हुई थी। पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? तो एशियाई को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। आयोजन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया गया। डॉक्टर हरे कृष्ण महताब की 125वीं जयंती समारोह किस राज्य ने घोषित किया? तो उड़ीसा ने। वे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और आधुनिक उड़ीसा के निर्माता माने जाते हैं। एनसीएपी ने 2025-26 तक PM10 प्रदूषण में कितनी कटौती का लक्ष्य रखा है? तो 40% रखा है। यह लक्ष्य राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने हेतु निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मधुमेह दिवस 2024 लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत की हिस्सेदारी कितनी रही? तो यह रही 1/4। 828 मिलियन वैश्विक मधुमेह रोगियों में से 212 मिलियन भारत में ही है। जापानी अंतरिक्ष यान लिंकसेट की प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे भारी उपग्रह या सबसे तेज उपग्रह? तो सही उत्तर है लकड़ी पैनल द्वारा उपग्रह। यह विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह है जिसे क्योटो यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन की रैंकिंग क्या रही? तो भारत की रैंकिंग 10वीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में शीर्ष शहर कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में जो शीर्ष शहर है वो न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, सॉरी न्यूयॉर्क नहीं, संघाई है, चीन का संघाई शहर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संघाई सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाला, ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने वाला शहर है। IQ एयर के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो लाहौर है। AQI 1000 से अधिक दर्ज किया गया है। कहां का? तो लाहौर का, जो अत्यधिक प्रदूषित दर्शाता है। विश्व यात्रा मार्च 2024 में भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो चलो इंडिया अभियान शुरू किया। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नवीन राम गुलाम बने हैं। CB रामकृष्णन ने 1955 में किस संस्था द्वारा MS यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? किस स्थान पर? तो बड़ोदरा में। उन्होंने महाराजा सरायजीराव यूनिवर्सिटी में जैव रसायन विभाग की स्थापना की थी। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों आगे हम लोग इसी तरह प्रतियोगिता दर्पण सितंबर तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा हर दिन एक नया वीडियो अपलोड कर सकूं। वीडियो कैसा लगा आप इसे जरूर बताइएगा। अपने कमेंट बॉक्स में कोई सुझाव है तो वो भी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।